हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दी थी। किसी ने शायद, अगर ज़रूरत पड़ने पर आप उसको देख सकते हैं। आज हम उससे आगे बात करेंगे। सेल। तो वो ओपन नहीं हो रही थी। जी बेटा। वो ओपन नहीं हो रही थी। ओपन नहीं हो रही थी? नहीं, अच्छा। जी। चलें, उसकी मैं परमिशन चेक करूंगा, शायद कोई परमिशन का मसला हो। वैसे तो वो मैंने खुद अपने व्हाट्सएप पे उसको चेक किया है, तो वो चल तो रही है। चलो, मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है। जो इश्यू होगा, तो आज की रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। जो प्रॉब्लम है वो मैं चेक करके इंशाल्लाह उसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। जी, फिर जज़ाकल्लाह। ओके। अच्छा बेटे, तवज्जो के साथ, क्योंकि हमने एक बहुत अहम टॉपिक आज डील करना है। वैसे तो सारे अहम हैं, लेकिन अहम टॉपिक इस हवाले से है कि हमने बहुत सी टर्मिनोलॉजी को आज खास तौर पे डिस्कस करेंगे, जो आगे हमारे काम आनी है। हमने चैप्टर 21 शुरू किया, और चैप्टर 21 सेल साइकिल का था। बहुत ही ब्रीफली इसको अगर हम रिवाइज करें, जो कल बात हुई थी, तो हमने कहा कि एक सेल पैदा हुआ। ये सेल, डॉटर सेल, पैदा होने के बाद इस सेल ने, ये सेल कुछ एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से गुजरा, जिसमें पहला इवेंट था जीवन, फिर एस, और फिर G2। और फिर इन तीन इवेंट से गुजरते हुए ये डॉटर सेल अपनी पैदाइश के बाद एक बार फिर न्यू सेल पैदा करने के काबिल हुआ। यानी ये डॉटर सेल will act as mother cell and will produce another daughter cell of the next generation। तो इस तरह प्रोड्यूस होने वाला सेल जब रिप्रोड्यूस करता है तो डेवलप होता है एक सेल साइकिल। और ये सेल साइकिल दरअसल सेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ये सेल का लाइफ साइकिल भी है, क्योंकि ये डॉटर सेल जब मदर सेल बनकर तकसीम हुआ, तो अब ये सेल नहीं रहा, बल्कि ये दो डॉटर सेल के अंदर तकसीम हो गया, ठीक है। जिस तरह रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमने बात की थी, बाइनरी फिशन, कि एक पेरेंट बॉडी जब दो डॉटर एनिमल्स के अंदर ब्रेक हो जाती है तो पेरेंट तो मौजूद नहीं होता। तो ये लाइफ साइकिल भी है, ये सेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल भी है, ये सिंपली सेल साइकिल भी है। अलबत्ता इस सेल साइकिल के अंदर ये जो फेजेस हैं, G1, S और G2, इसके अंदर क्या क्या होता है ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। कि G1 में तैयारी होगी सिंथेसिस की। सिंथेसिस में डीएनए डबल होना है, और डीएनए डबल होने का मतलब है डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, जिसे कहते हैं रेप्लिका। तो उस रेप्लिका बनने के नतीजे में जितना भी जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की शक्ल में हमें यहाँ पे हम रिप्रेजेंट किया है, वो सब डबल हो जाएगा। यानी ये क्रोमोसोम जो सेल के अंदर मौजूद था एस फेज से पहले, एस फेज के बाद चेंज होगा, तो इसकी शक्ल ये होगी, जिसको हमने कहा था डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। अच्छा। और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम फिर आगे चलकर एम फेज में इसके दोनों हिस्से अलग अलग हो गए, और अलग हुए तो अब यही क्रोमोसोम है, ठीक। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों केसेस को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत लाजमन पड़ेगी। जिस तरह किसी स्टोरी को समझने के लिए उसके कैरेक्टर्स का पता होना ज़रूरी है, इसी तरह अगर हम चाहें कि माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन्स की स्टोरी को समझ सकें कि आखिर ये इवेंट्स क्या हो रहे हैं, तो हमें फेमिलियर होना पड़ेगा उन मेन कैरेक्टर से जो यहाँ पर इस स्टोरी में रोल प्ले कर रहे हैं। और जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और उसके रिलेटिव्स, मतलब उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जब तक वो क्लियर नहीं होगी, हमें इस चैप्टर की स्टेटमेंट्स की समझ नहीं आएगी। पता नहीं चलेगा कि किसके साथ क्या हुआ, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स का नहीं पता होगा, ठीक है। तो जिस तरह किसी स्टोरी, किसी कहानी को समझने के लिए आपको कैरेक्टर्स का पता हो, उन कैरेक्टर्स का आपस में रिलेशन पता हो,
तब समझ आती है कि कहानी में हुआ क्या है। बिल्कुल इसी तरह इस सेल साइकिल, सेल डिवीजन के दौरान कहीं पे क्रोमेटिन, कहीं क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम, हैप्लाइड क्रोमोसोम नंबर, डिप्लाइड क्रोमोसोम नंबर, ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी आपको इस्तेमाल होती मिलेंगी। लेकिन अगर आपको इनकी मीनिंग नहीं पता तो समझ बिल्कुल नहीं आएगा कि कहाँ क्या हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं इन टर्मिनोलॉजी को। तो तवज्जो रखिएगा, समझ ना आए तो क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी तो वो आप रिपीट करके सुन सकते हैं। हम बात शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी 11 के अंदर हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है कि इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज, जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता तो उसके अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नहीं बल्कि क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है। न्यूक्लियस इज ऑफन डीपली स्टेन्ड, डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाइज बिकॉज ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस को जब हम स्टेन करते हैं तो बेसिक डाइज उसको स्टेन करती हैं, और उन बेसिक डाइज के स्टेन करने की वजह क्रोमेटिन मटेरियल है। यानी क्रोमेटिन मटेरियल एसिडिक इन नेचर है, इसीलिए बेसिक डाइज के जरिए वो स्टेन हो पाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल, जब सेल तकसीम होता है तो न्यूक्लियस गायब हो जाता है, और उस न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमेटिन मटेरियल इज कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनटू डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो डिवीजन के वक्त, क्रोमोसोम जो डिवीजन के वक्त न्यूक्लियस की जगह हमें नजर आएंगे। ठीक, तो क्रोमोसोम्स को चैप्टर 4 में डिफाइन ये भी किया गया है कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर एट द टाइम ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम किससे बने हैं, क्रोमेटिन मटेरियल से। तो चैप्टर 4 से ये बात वाज़ेह हुई कि क्रोमेटिन इज द मटेरियल विद विच क्रोमोसोम्स आर मेड। ये है इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज ए मटेरियल, एक मादा जिससे क्रोमोसोम बनते हैं। अब ये मादा कैसा है, क्रोमेटिन की कंपोजिशन क्या है, क्रोमेटिन खुद कैसे बनता है, इसको ज़रा समझ लें कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था डीएनए। डीएनए की पूरी कंपोजिशन चैप्टर 20 में हम दोबारा भी पढ़ेंगे। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो दो स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है, और इन दो स्ट्रैंड्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन चैप्टर 2 में आपने पढ़ी है। अलबत्ता उससे कतः नज़र हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए का मॉलिक्यूल। ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये दरअसल एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है, लीनियर, इसलिए इसको डीएनए फाइबर भी कहा जाता है। यानी डीएनए इज ए मॉलिक्यूल और शेप उसकी फाइबर है, इसलिए हम कहते हैं डीएनए फाइबर। अच्छा, ये डीएनए फाइबर एसोसिएटेड विद इट्स एस प्रोटीन्स, इस डीएनए फाइबर के साथ जब प्रोटीन ऐड होती हैं तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्रोमेटिन कहलाता है। यानी मटेरियल क्रोमेटिन है, पहले मटेरियल सिर्फ था डीएनए, डीएनए के साथ प्रोटीन भी मिल गई तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कहलाएगा। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल क्या होगी, क्रोमेटिन मटेरियल भी डीएनए फाइबर की तरह से फिब्रस होता है। यानी यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 20 की डायग्राम है। उस 20 में क्रोमेटिन फाइबर, ये फाइबर एक धागा, ये हम देख सकते हैं, ये एक फाइबर फिब्रस शेप। तो क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन इज मटेरियल एंड इट्स शेप इज फिब्रस। अलबत्ता क्रोमेटिन फाइबर में अगर कंपोजिशन देखें तो ये कंपोजिशन है कि इसमें डीएनए मौजूद है, इसमें प्रोटीन्स मौजूद हैं, ये उसके लेवल्स हैं जो चैप्टर 20 में हम पढ़ेंगे। और डीएनए को अगर देखा जाए तो डीएनए ये मॉलिक्यूल है। तो क्रोमेटिन की कंपोजिशन हमारे सामने आ गई, क्रोमेटिन इज डीएनए प्लस प्रोटीन। और ये क्रोमेटिन
किस शक्ल में है? फाइबर की शक्ल में। अब क्रोमेटिन इन नॉन डिवाइडिंग सेल, चैप्टर 4 ही में आपने ये डायग्राम देखी होगी, मौजूद है बुक के अंदर, कि न्यूक्लियस की डिस्क्रिप्शन में कहा गया कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर एट द टाइम ऑफ डिवीजन। इंटरफेज के दौरान यानी नॉन डिवाइडिंग स्टेज के दौरान क्रोमेटिन फाइबर दरअसल क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस का जो प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग मैटर, वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। चैप्टर 4 के अंदर सिंपली तकसीम भी हम कर सकते हैं कि ये है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के अलावा ये जो मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के दरमियान मौजूद है, इसको सिंपली हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं। अलबत्ता इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें क्रोमोसोम नजर नहीं आते, बल्कि क्रोमेटिन नेटवर्क नजर आता है। ये इस डायग्राम में अगर हम देखें तो क्रोमेटिन नेटवर्क कौन सा है, ये बगौर देखने पे आपको नजर आएगा कि इस तरह इसमें बाकायदा ये एक नेटवर्क सा बना नजर आ रहा है। दिस इज क्रोमेटिन नेटवर्क। यानी इसी डायग्राम को अगर मैं मजीद एनहांस करें तो ये कुछ ऐसे है। ठीक है, तो इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में क्रोमेटिन फाइबर बिखरा हुआ है। तो ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज क्रोमोसोम तो नजर नहीं आते, क्रोमोसोम की बजाय क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद है। क्रोमेटिन नेटवर्क किस पर मुश्तमिल है? क्रोमेटिन फाइबर्स पर। और ये फाइबर दरअसल किस पर मुश्तमिल है? डीएनए प्लस प्रोटीन पर। अब क्रोमोसोम कैसे बनेंगे? हाउ क्रोमोसोम इज मेड? ये है क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन फाइबर मजीद कॉइल हुआ। चैप्टर नंबर 20 में इसे कहा गया है कॉइलिंग विद इन सुपर कॉइल। यानी एक कॉइलिंग तो ये है जिसके नतीजे में खुद बना है, फिर ये क्रोमेटिन फाइबर मजीद कॉइल होता है और कई स्टेजेस पे कॉइल होने के नतीजे में बिल आखिर, यानी इसको हम रिवर्स में अगर चलें तो ये स्ट्रक्चर बनता है। और ये दरअसल इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा पोर्शन है जिसको एक्सपैंड करके देखा जा रहा है। तो जब न्यूक्लियस तकसीम होने लगता है तो हमें क्रोमोसोम नजर आने लगते हैं। और वो उन क्रोमोसोम्स की शक्ल क्या होती है? उन क्रोमोसोम्स की शक्ल ये होती है जो यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम यानी एक लार्जर स्ट्रक्चर है जो दरअसल कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर के नतीजे में अपीयर होता है। चैप्टर 21 की स्टेटमेंट, क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस्ड बाय द फोल्डिंग एंड क्रोमोसोम अपीयर एज थिन थ्रेड्स जिनकी लेंथ ये होगी एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज। चैप्टर 21 में ये बात मौजूद है प्रोफेज के पार्ट पे कि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है, कॉइल होता है, फोल्ड होता है, तो नतीजतन क्रोमोसोम अपीयर होते हैं। तो क्रोमेटिन इज द मटेरियल विद विच क्रोमोसोम्स आर मेड। क्रोमेटिन फाइबर की शक्ल में नॉन डिवाइडिंग सेल में नेटवर्क बनाता है, और फिर इस नेटवर्क से ये क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोसोम उस वक्त जब सेल तकसीम होने लगेगा। अच्छा, अब जरा जो गुफ्तगू हमने की है उसको एक और अंदाज से सम अप करते हैं। क्रोमेटिन फाइबर की बात हमने कर ली। फाइबर इसकी शेप है, क्रोमेटिन मटेरियल है जो डीएनए प्लस प्रोटीन का मुरक्कब है। ये कन्वर्ट होता है एट द टाइम ऑफ डिवीजन इनटू क्रोमोसोम। लेकिन इस चैप्टर 21 में जगह जगह आपको एक लफ्ज़ इस्तेमाल में मिलेगा और वो है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड और क्रोमोसोम का आपस में रिलेशन क्या है, इसको हम देखते हैं ओवरऑल एक सारी बातों को इकट्ठा करके। यानी सेल साइकिल, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमोसोम, इनको ज़रा इकट्ठा करें तो एक मुकम्मल बड़ी पिक्चर कैसे बनती है। तो यहाँ पे हम बात शुरू कर रहे हैं चैप्टर 21, पहला पेज, सेल साइकिल की एक डायग्राम। ये है सेल जिसे हम कह रहे हैं डॉटर सेल।
जो रिप्रोडक्शन के साइकिल में जाकर मदर सेल के स्टेटस पे आएगा और फिर तकसीम हो जाएगा। अब ये जो डॉटर सेल है, इसने पेरेंट सेल से जो क्रोमोसोम इनहेरिट किया, उसकी शेप आपके सामने है। ये है क्रोमोसोम। ये एस फेज से पहले क्रोमोसोम, और फिर ये क्रोमोसोम एस फेज के बाद डुप्लीकेट हो गया। अभी तक जो हमने गुफ्तगू की चैप्टर 4 के मुताबिक, उसमें हम कह रहे थे कि जो सेल नॉन डिवाइडिंग होता है उसमें क्रोमोसोम तो नज़र ही नहीं आता, क्योंकि क्रोमोसोम तो कंडेंस होकर बनता है एट द टाइम ऑफ डिवीजन। और टाइम ऑफ डिवीजन का मतलब है एम फेज। एम फेज स्टार्ट प्रोफेज। तो पहले यहाँ पे क्रोमोसोम शो क्यों कर दिए गए हैं? तो ये क्रोमोसोम शो किए गए हैं इमेजिनरी तौर पर। इमेजिनरी यानी हम सिंपली ये जानते हैं कि ह्यूमन न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन हकीकतन नॉन डिवाइडिंग स्टेज में जब न्यूक्लियस होता है तो क्रोमोसोम नहीं होते। हम फकत मानते हैं कि हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए कि उसका मटेरियल मौजूद है। उसका मटेरियल मौजूद है। मैं यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं तो शायद बात थोड़ी सी आसान हो जाए। सपोज आपके पास एक मट्टी है, क्ले, जिसको डो कहते हैं, जिससे खिलौने बनाए जाते हैं, या वो मट्टी जिससे मुख्तलिफ बर्तन बनाए जाते हैं। अब उस मट्टी, जो आपके पास गुंधी हुई मट्टी है, डो, उस मट्टी को आप अपने हाथों की मदद से, इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक शक्ल देते हैं, और एक सपोज के प्याला आप बना देते हैं, एक प्याले की शेप। ये प्याले की शेप, हम उसको अब नाम, वही मट्टी जो पहले फकत मट्टी थी, डो थी, अब उसको हम क्या कहते हैं कि जनाब ये एक प्याला है। अच्छा, उस प्याले का मटेरियल क्या है? उसका मटेरियल या कंपोजिशन तो वही मट्टी है। थोड़ी देर बाद आप उसी प्याले को दोबारा ब्रेक करते हैं, हाथों से मलकर, और वापस मट्टी में मिला देते हैं। अब अगर ये सवाल हो कि वो प्याला कहाँ गया, तो आपका क्या जवाब होगा? जी बेटा। आपने मट्टी से एक प्याला बनाया, और बनाने के बाद उस प्याले को वापस तोड़कर मट्टी में मिला दिया। अब सवाल अगर ये हो कि वो प्याला कहाँ गया, तो क्या जवाब होगा आपके पास? प्याला अपने पहली हालत में चला गया। अब कहेंगे प्याला मट्टी में है, पहले वाली हालत में। यानी जब वो प्याला नहीं था तब उसकी कंपोजिशन, जब वो प्याले की शक्ल में आया तब उसकी कंपोजिशन, और जब ब्रेक होकर वापस पहले वाली उसमें चला गया तब उसकी कंपोजिशन में कोई फर्क पड़ता है? जी। मटेरियल तो वही रहा ना। जी बेटा। मटेरियल वही है। दरअसल वो जो प्याले की शक्ल थी वो एक फिजिकल फॉर्म थी। तो यहाँ पर भी हम जो कह रहे हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन फाइबर, इवन क्रोमेटिड या क्रोमोसोम, इन सब की केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। मादा एक ही है। लेकिन जब सेल तकसीम नहीं हो रहा था तो उसने, यूं कह लें जैसे हमने मिसाल में कहा कि उसने प्याले की शक्ल इख्तियार नहीं की थी। लेकिन जब सेल तकसीम होने लगता है तो यही क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर, कॉइल होकर प्याले की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जब सेल तकसीम हो जाता है तो फिर यही जो शेप है, ये शेप वापस डी शेप हो जाती है। मटेरियल वैसे का वैसा ही रहता है, यानी क्रोमेटिन मौजूद रहेगा, वो पहले वाली शक्ल में चला जाएगा। ठीक है। तो यहां से हम बात शुरू कर रहे हैं, जरा क्विकली इस बात को फॉलो करें कि एक सेल जब पैदा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, अ सेल इनहेरिट्स क्रोमोसोम, उसने पेरेंट्स से क्रोमोसोम लिए।
अब वो ले लिए, तो जिस तरह अभी क्वेश्चन में हमने कहा कि प्याला कहाँ गया जनाब, प्याले पहले प्याला हम कहेंगे मौजूद है, क्योंकि ये कहाँ है, कहेंगे मिट्टी में चला गया, यानी मिट्टी में मौजूद है, यानी उसकी शेप बदली है, प्याले के कंटेंट मौजूद है। तो इसी तरह हम क्रोमोसोम की मौजूदगी को मानते हैं कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम की मौजूदगी मानी जाती है, हकीकत में मौजूद नहीं होते। हकीकत से मुराद यानी अपनी फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होते, इसलिए नजर नहीं आते। वो किस शक्ल में होते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में। अलबत्ता जब सेल तकसीम होने लगता है डिवीजन के वक्त, वो फिर दोबारा अपीयर होते हैं, कंडेंस होकर, क्वाइल होकर। तो दरअसल उसको यहाँ पर अज्यूम करके शो कर दिया है कि सेल पैदा हुआ, डॉटर सेल, उसमें ये एक क्रोमोसोम है। एस फेज से पहले भी ये एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन एस फेज में क्या हुआ कि ये क्रोमोसोम की शक्ल बदल गई, ये ऐसा हो गया। ये बात हमने जरा डिस्कस करनी है अब इस जरा कंप्लीट पिक्चर में, जरा तवज्जो रखिएगा। हम यहाँ पे एक नहीं बल्कि सपोज कर रहे हैं ये सेल जो है, इस सेल के अंदर हमें कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं? ये बेटा कोई बताएगा, ताकि पता चले कि आप लोग जाग रहे हैं। इस सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर 4 क्रोमोसोम्स। 4 क्रोमोसोम। ये बेटा सारे गौर से तवज्जो से सुन लें। यहाँ पे हमें 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, और इनकी शक्ल कैसी है? इनकी शक्ल यही है ना जो यहाँ पे बुक ने दी है। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे मिसाल ले रहे हैं कि हमारे पास जो एक फॉर एग्जाम्पल सेल मौजूद है, उसके अंदर वो सेल पैदा हुआ तो उसके अंदर 4 क्रोमोसोम उसने इनहेरिट किए अपने पेरेंट सेल से। अब ये 4 क्रोमोसोम, अब सेल किस में आ जाएगा? पोस्ट माइटोटिक फेज, यानी नॉन डिवाइडिंग स्टेज में। या तो जी नॉट में जाएगा या जी1 के अंदर। जी नॉट हो या जी1 हो, कोई भी हो नॉन डिवाइडिंग स्टेज, उस नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर अब जो हम मिसाल से मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो 4 क्रोमोसोम थे, ये 4 क्रोमोसोम अनकॉइल हुए और अनकॉइल होकर न्यूक्लियस के अंदर बिखर गए। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको एक बिखरा हुआ धागा नजर आ रहा है, ये है क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक, क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क कितने फाइबर से मिलकर बना है? 4। 4। 4। जी दुरुस्त। अब अगर मैं ये सवाल करूं कि ह्यूमन न्यूक्लियस में नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क बना नजर आता है, वो क्रोमेटिन नेटवर्क कितने क्रोमेटिन फाइबर्स से मिलकर बना होगा? ह्यूमन न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क कितने क्रोमेटिन फाइबर्स से मिलकर बना होता है? 46। 46, करेक्ट। यानी ये एक रेशो जहन में रखें बेटा कि सिंगल फाइबर इज इक्वल टू सिंगल क्रोमोसोम। यानी एक फाइबर कॉइल होगा तो एक क्रोमोसोम बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब 46 की बजाय 4 को ही ध्यान में रखें। ड्यूरिंग एस फेज क्या होता है? ड्यूरिंग एस फेज ऐसा क्या हुआ कि ये जो शक्ल थी क्रोमोसोम की, हम कहते हैं कि ये ऐसा हो गया। ये जरा समझ लें। ड्यूरिंग एस फेज में क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेट होता है। ये है हमारे पास पेरेंट डीएनए का मॉलिक्यूल। अब अभी जो हमने बात की कि इस न्यूक्लियस के अंदर 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमेटिन फाइबर हैं, तो 4 क्रोमेटिन फाइबर का मतलब है 4 डीएनए के मॉलिक्यूल। 4 डीएनए के मॉलिक्यूल।
तो उन चार में से किसी एक की बात कर लें कि ये है डीएनए का फाइबर, डुप्ली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है। ये पेरेंट डीएनए रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेशन दरअसल डीएनए की रिप्रोडक्शन है। चैप्टर 18 में हम ये बात कर चुके हैं स्टार्ट के अंदर कि डीएनए का मॉलिक्यूल भी रिप्रोड्यूस करता है। और बाकायदा जो पेरेंट डीएनए है, इसको हम पेरेंट कह रहे हैं, ये पेरेंट डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के जरिए दो डॉटर डीएनए के मॉलिक्यूल पैदा करता है। जिस तरह हमने सेल की बात भी की थी कि मदर सेल जब तकसीम होता है तो उसकी बॉडी दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट डीएनए के दोनों ब्लू कलर के स्ट्रैंड जब तकसीम होकर दो डॉटर डीएनए बनाया, एक डॉटर डीएनए और ये दूसरा डॉटर डीएनए, तो पेरेंट डीएनए का मॉलिक्यूल इन दोनों डॉटर डीएनए के अंदर तकसीम हो गया। ठीक है। तो ये था पेरेंट डीएनए और ये हैं दो डॉटर डीएनए। डॉटर डीएनए। अच्छा, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, यानी कोई चेंज नहीं। डीएनए, ये जिसको हम जीन कहते हैं, वो जीन डीएनए पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो कॉपी बनी है, ये डॉटर डीएनए और ये डॉटर डीएनए, ये दोनों डॉटर डीएनए एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होगी, आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि इनका बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम सीक्वेंस होगा। अच्छा, अब यहाँ पे पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल और ये दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, ऐसा कब हुआ जी? डीएनए कब डुप्लीकेट होता है? ड्यूरिंग एस फेज। ड्यूरिंग एस फेज। एस फेज में जितना भी डीएनए के मॉलिक्यूल थे, इस एग्जांपल में हमारे पास चार डीएनए के मॉलिक्यूल थे, तो चारों के चारों क्या होंगे? डुप्लीकेट हो जाएंगे। और डुप्लीकेट होने का मतलब ये होगा कि दरअसल डीएनए की रिप्रोडक्शन हो गई। डीएनए जो पेरेंट डीएनए था वो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। अब पेरेंट के साथ प्रोटीन अगर प्लस कर दें तो इसका मतलब है पेरेंट क्रोमेटिन फाइबर, और डॉटर डीएनए के साथ भी प्रोटीन ऐड कर दें तो इसका मतलब है डॉटर क्रोमेटिन फाइबर्स। अब एक फाइबर से दो फाइबर प्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये फाइबर्स जब कंडेंस होंगे, तो अभी हमने क्या रेशो ली थी? एक क्रोमेटिन फाइबर से एक क्रोमोसोम। जी बेटा, एक क्रोमेटिन फाइबर से एक क्रोमोसोम। यस। तो ये सपोज पेरेंट डीएनए जो सेल में पहले मौजूद था एस फेज से पहले, ये अगर कंडेंस हो तो क्या बनेगा? ये शेप बनेगी। ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है कि ये पेरेंट फाइबर दरअसल दो फाइबर में तकसीम हो गया है, और ये दो फाइबर आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। कहाँ से कनेक्टेड होते हैं? अब ये एक एक फाइबर अगर कंडेंस हो, तो सपोज ये फाइबर इसमें चेंज हुआ, इस पार्ट में, और ये दूसरा फाइबर जो है ये इसमें चेंज हुआ, यानी कॉइल होकर। जब ये दोनों डॉटर डीएनए के फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर कॉइल होंगे, तो अब ये शेप हमारे सामने आएगी, क्योंकि आपस में कनेक्टेड हैं ये सेंट्रोमेयर के एरिया से। इसलिए हमें इस तरह की शक्ल देखने को मिलती है एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। जब क्रोमोसोम दोबारा अपीयर होता है तो वो दरअसल डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है, और उस डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के अंदर ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। ठीक है। ये दो क्रोमेटिड्स हैं जो आपस में ज्वाइन है सेंट्रोमेयर के जरिए से, और दो क्रोमेटिड के अंदर डीएनए के कितने मॉलिक्यूल होंगे? जी बेटा, इन दो क्रोमेटिड में डीएनए के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2। टू। यस। यानी इसमें वन था तो ये टू है, क्योंकि ये वन ही टू में तकसीम हो गया। ठीक है।
ये जरा रिलेशन अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो आगे जेनेटिक्स भी समझ नहीं आएगी, चैप्टर 20 भी समझ नहीं आएगा, और पीछे से केमिटोजेनेसिस भी समझ नहीं आएगी, नहीं ये चैप्टर कि क्रोमेटिड किसे कह रहे हैं और क्रोमोसोम किसे कह रहे हैं। अब ये एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है। क्यों हो गया ये रीजन समझ गए, आगे जरा बात एक और किसी और अंदाज से। हमने कहा कि ये था सेल जो पैदा हुआ था रिप्रोडक्शन के नतीजे में, फिर ये जीवन में इसने तैयारी की, एस फेज में इसने जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट किया, और G2 से गुजरकर जब ये दोबारा एम फेज में आया, यानी दोबारा तकसीम होने लगा, तो फिर क्या हुआ। अब इसके अंदर जरा कंपेयर कर लें कि यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे हैं और यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे हैं। फर्क नजर आ रहा है कि हर क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुका है, और ये तय है कि चाहे सेल माइटोसिस के जरिए तकसीम हो चाहे मियोसिस के जरिए तकसीम हो, जब सेल में क्रोमोसोम अपीयर होते हैं तो क्रोमोसोम हमें डुप्लीकेटेड ही मिलते हैं। क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड फॉर्म में मिलते हैं एट द स्टार्ट ऑफ डिवीजन, और उनके डुप्लीकेट होने की वजह उम्मीद है समझ गए होंगे, ना समझ आए तो इसको वीडियो में दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट हो गए, और डुप्लीकेट क्यों हुए कि फाइबर डबल हो चुके थे। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 में क्रोमोसोम की डिस्क्रिप्शन क्या है। चैप्टर 4 ये कहता है कि अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर हम देखें तो क्रोमोसोम हमें नजर आते हैं कि वो आर्म्स और सेंट्रोमियर पर मुश्तमिल हैं। सेंट्रोमियर कौन सी जगह है, इज द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रोमियर दरअसल क्रोमोसोम का वो रीजन है जिसमें स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं वो कहलाते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स। चैप्टर 4 के मुताबिक मेटाफेज में अपीयर होने वाले क्रोमोसोम दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल हैं एट द बिगिनिंग ऑफ सेल, और इन दो जो दरअसल हैं ये आइडेंटिकल, द क्रोमेटिड इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमेटिड दरअसल क्या है, क्रोमेटिड को डिफाइन करें तो क्रोमेटिड क्रोमोसोम का एग्जैक्ट रेप्लिका यानी आइडेंटिकल है, दरअसल उस क्योंकि सेम पेरेंट से ये पैदा हुए हैं रेप्लिकेशन के जरिए, विच आर हेल्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। यानी ये है एक टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम। इस टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम के अंदर अब आर्म्स कौन से हैं, ये है एक आर्म, ये है दूसरा आर्म, और ये है एक क्रोमेटिड, ठीक है। ये जो दूसरा क्रोमेटिड है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके भी दो आर्म हैं, एक आर्म ये है एक आर्म ये है। इस क्रोमेटिड का अपना सेंट्रोमियर है, इस क्रोमेटिड का अपना सेंट्रोमियर है। अलबत्ता ये दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी सेंट्रोमियर दरअसल वो रीजन है जहाँ पे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होते हैं। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल को काइनेटोकोर क्यों कहते हैं, इसलिए कि सेंट्रोमियर में एक खास रीजन है जो काइनेटोकोर कहलाता है, उसमें खास प्रोटीन है, उन प्रोटीन के साथ ये ट्यूबुलिन पर मुश्तमिल फाइबर जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये अटैच होते हैं। अगर सेंट्रोमेयर ब्रेक कर दिया जाए क्रोमोसोम से तो क्रोमोसोम की अटैचमेंट स्पिंडल अपरेटस के साथ नहीं हो सकती, और नतीजतन वो क्रोमोसोम ज़ाया हो जाता है, यानी वो तकसीम नहीं होता, इधर उधर ख़त्म हो जाता है। तो अच्छा, अब ये एक टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है। अब ये और ये एक दूसरे के दरअसल क्या हैं, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर क्या है, क्रोमेटिन के फाइबर हैं। क्रोमेटिन के फाइबर कैसे बने हैं, डीएनए के दो फाइबर, और डीएनए के दोनों फाइबर कैसे हैं, डीएनए के दोनों फाइबर एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं। ये डीएनए के दो फाइबर जो रेप्लिकेशन से बने, रेप्लिका, इसीलिए हमने इन क्रोमेटिड्स को भी कहा कि ये दोनों क्रोमेटिड जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं
ये एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ईच अदर हैं। ये एक दूसरे के रेप्लिका भी हैं, ये अपने पेरेंट के रेप्लिका भी कहलाएंगे जिससे ये पैदा हुए हैं। अब ये सिस्टर क्यों कहलाते हैं? सिस्टर कहलाने की वजह बड़ी सिंपल सी है। हम सेल जो तकसीम होता है उसको कहते हैं मदर सेल, उससे पैदा होने वाले सेल को डॉटर सेल कहा जाता है। इसी तरह डीएनए में पेरेंट डीएनए और डॉटर डीएनए का वर्ड इस्तेमाल होता है। उसी तरह से यहाँ पर पेरेंट क्रोमोसोम से पैदा होने वाले ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये एक दूसरे के सिस्टर कहलाएंगे, क्योंकि ये सेम पेरेंट से पैदा हुए हैं। ठीक है। यही सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे तो यही पेरेंट क्रोमोसोम भी कहलाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास आखिरी मिनट है, कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल में अगर हम देखें तो पेरेंट कैसे बनते हैं? वही बच्चे जो किड्स कहलाते हैं, किड्स ही बड़े होकर पेरेंट बनते हैं। तो इसी तरह दरअसल यूं कह लें कि किड या आईडी का इस्तेमाल ये इमेच्योर स्टेज के लिए है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर भी आप देखेंगे कि गैमीट की इमेच्योर फॉर्म गैमेटिड कहलाती है। तो इस तरह ये जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड इज एक्चुअली टू किड्स क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट क्रोमोसोम। जब तक ये आपस में जुड़े हैं, ये सिस्टर हैं, अलग अलग हुए तो यही क्रोमोसोम है। ये दोनों ब्लू सिस्टर हैं, दोनों रेड आपस में सिस्टर हैं, क्योंकि ब्लू का पेरेंट ब्लू था ये वाला, और रेड से पैदा होने वाले ये दोनों थे। तो सेम पेरेंट से पैदा होने वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है बेटा, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो ये किसी भी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेक्चर आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, उसको रिपीट करके सुने, अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। ना समझ आए तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भी कर